यस एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। और अभी इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर अल्कोहल के अंदर बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टी यानी हिंदी में इसे बोलते हैं भौतिक गुण। चैप्टर अल्कोहल का जस्ट एक वीडियो पहले, लेक्चर नंबर 1, जिसके अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और खास तौर पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अल्कोहल को किन किन मेथड से बनाया जाता है ये सीखा। क्लियर? हाँ। और उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन अब रह जाता है चैप्टर अल्कोहल के अंदर, वो है फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। अल्कोहल चैप्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये मान के चलो, इसका यूज बहुत ज्यादा है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आते ही आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अल्कोहल वाली फिजिकल प्रॉपर्टी, एक एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनाइल वाली फिजिकल प्रॉपर्टी और एक अल्कोहल वाली फिजिकल प्रॉपर्टी, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जहां से हर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो हमें क्या देखना है? हमें देखना है फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था, ठोस है, द्रव है, गैस है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैसियस है। इसके अलावा हमें देखना होता है फिजिकल प्रॉपर्टी में बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, कहाँ सॉल्युबल है, कहाँ इनसॉल्युबल है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, किसका ज्यादा है, किसका कम है। तो ये पैटर्न मैं आपको बता दूं कि यदि आप ये वीडियोस रेगुलरली देख रहे हो तो आप ये देखो कि ये पैटर्न हम लोगों ने हेलो एल्केन वाले चैप्टर में भी फॉलो किया है, और 11th क्लास के अंदर आप लोगों ने एल्केन वाला चैप्टर भी पढ़ा है। एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी, आप आ जाओ हेलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी यानी एल्काइल हैलाइड की फिजिकल प्रॉपर्टी, और आप इसी को लेकर के चलो अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी। खास तौर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है वो होती है इन सब का बॉइलिंग पॉइंट। बाकी चीजें लेस इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि हमें बस मेंबर्स में देखना होता है कौन लिक्विड है, कौन सॉलिड है, कौन गैसियस है। इससे सवाल नहीं बनता। सवाल पूछा जाता है बॉइलिंग पॉइंट से या फिर कई बार मेल्टिंग पॉइंट से। तो एल्केन चैप्टर में उसको पैटर्न को फॉलो करते हुए हम हेलो एल्केन में उसे पढ़ चुके हैं, और वो पैटर्न ये था बच्चों, दैट बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीजेस बाय द increasing in the number of carbon. That means boiling point is directly proportional to the number of carbon atoms. तो अगर हम अल्कोहल के मेंबर्स में होमोलोगस सीरीज में चल रहे हैं, तो हम एक एक कार्बन ग्रेजुअली इंक्रीज करते हुए चलेंगे। मैथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाएंगे वैसे वैसे अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। ये चीज आप लोगों ने यहां सीख ली है। क्योंकि इन जनरल में आपको एक बात बता दूं, नेचर में कि अल्कोहल्स लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। खास तौर पे आपने एथेनॉल को बहुत ज्यादा यूज में लिया है, ये लिकर में काम आता है, शराब में ये काम आता है। इसके अलावा ये सैनिटाइजर में, हैंड सैनिटाइजर अल्कोहल बेस्ड होते हैं, उसमें यूज आता है। इसके अलावा ये जो हमारी नेचुरल कॉमन स्पिरिट होती है, हाँ, वुडन स्पिरिट जो होती है, खास तौर पे मैं बोलूं स्पिरिट जो पॉलिशिंग में काम आती है, सॉल्वेंट में काम आती है, वो भी एथेनॉल होती है। सबसे ज्यादा यूज में आने वाला अल्कोहल एथेनॉल है। फिर प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, मैथेनॉल ये भी यूज में आते हैं। तो कुल मिला के आप एक चीज तो समझ रहे हो कि ये अल्कोहल्स जो होते हैं ये सब लिक्विड होते हैं जनरली। इसके जो मेजर शुरू के मेंबर्स हैं ये सब लिक्विड होते हैं, और लिक्विड है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट ही तो निकाला जाएगा। उनको बॉइल करना, गैसियस में कन्वर्ट करना, ये बॉइलिंग पॉइंट है। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। यही सेम पैटर्न आप हेलो एल्केन में एल्काइल हैलाइड के लिए फॉलो कर चुके हो, और यही सेम पैटर्न बच्चों एल्केन में भी फॉलो होता है। मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जैसे जैसे कार्बन एटम्स बढ़ते जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। आ रही है बात समझ में? लेकिन
वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ कार्बन एटम इक्वल है और ब्रांचिंग बढ़ा दी जाए तो ब्रांचिंग के साथ तो जैसे जैसे ही नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इक्वल है और यदि ब्रांचिंग बढ़ा दी जाए तो ब्रांचिंग बढ़ने के साथ बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं हेलो एल्केन वाले चैप्टर में भी आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं, और मैं अगर यहां भी इसको लेके चलूं तो बहुत आराम से आप समझ सकते हो कि जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ते चलेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 3 कार्बन वाला एल्कोहल प्रोपेनॉल, फिर मैंने ले लिया 2 कार्बन वाला एथेनॉल, फिर मैंने ले लिया मैथेनॉल, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया इनके बॉइलिंग पॉइंट का। लेकिन यदि नंबर ऑफ कार्बन इक्वल है और ब्रांचिंग बढ़ाते जाएं तो इस कंडीशन में ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये वाले ऑर्डर पे अब हमें ध्यान नहीं देना है ज्यादा, मैं इसे इरेज कर देता हूं। मैं सिर्फ ये सिखाना चाह रहा हूं क्योंकि ये पूरा पैटर्न हेलो एल्केन में फॉलो हो चुका है, एल्केन वाले चैप्टर में फॉलो होता है, और ये पूरा पैटर्न अल्कोहल वाले चैप्टर में फॉलो हो रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली बात तो ये हो गई। लेकिन अब देखो, ये तो नॉर्मल एक कंसेप्ट हो गया कि नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ब्रांचिंग बढ़ेगी, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो घटेगा। लेकिन अगर हम बात करें अल्कोहल्स की, तो अल्कोहल के लिए एक स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूं, दैट इन अल्कोहल्स intermolecular hydrogen bonding is present। ये क्या होती है? सिंपली हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़े हुए हाइड्रोजन की दूसरे वाले मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से वीक वांडरवाल अट्रैक्शन होता है, लाइक दैट। क्या होता है? ये इस तरह का अट्रैक्शन होता है। तो मैंने अल्कोहल का आर ऐसे दिखा दिया, ऐसे दिखा दिया, फिर मैंने ओ एच आर, ओ एच और आर, और ये मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स में दिखा दी। आप इसे देखिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन हाइड्रोजन, फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर मॉलिक्यूल्स में चल रही है तो ये एक्स्ट्रा फोर्स हो गया क्या? ये क्या हो गया? एक्स्ट्रा अट्रैक्शन हो गया। अट्रैक्शन हो गया तो इसकी वजह से मॉलिक्यूल आपस में पास पास रहेंगे, मॉलिक्यूल पास पास रहेंगे तो कहीं ना कहीं उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। उन्हें बॉइल करके दूर दूर भेजने में, मतलब गैस बनाने में ज्यादा आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो केमिस्ट्री क्या कह रही है कि अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट इसके कंपेरेबल मास वाले कार्बोनाइल्स, ईथर और एल्केन, हेलो एल्केन, जो भी दूसरे आप चैप्टर ग्रुप्स पढ़ते हो उनके कंपेयर में अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स इज ग्रेटर देन द कार्बोनाइल्स, देन द ईथर, देन द हेलो एल्केन, देन द एल्केन्स। हाँ, कंपेरेबल मास वाले। कंपेरेबल मास से क्या मतलब है? जिनमें नंबर ऑफ कार्बन ऑलमोस्ट इक्वल है, जिनका मास लगभग बराबर है,
जिनका मॉलिक्यूलर मास जो है, वेट जो है वो लगभग इक्वल है, क्योंकि यहाँ सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंडेंसी होती है, साइज पे डिपेंडेंसी होती है जब हम बॉइलिंग पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं कॉन्सेप्चुअली। तो केमिस्ट्री ये कह रही है दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर, दैट एल्कोहल्स हैव ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट देन कार्बोनाइल्स। कार्बोनाइल्स का मतलब एल्डिहाइड और कीटोन। कार्बोनाइल से ज्यादा ईथर का होता है। मैं आपको कार्बोनाइल वाले चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टी सिखाऊंगा, तब बताऊंगा कि यहाँ पर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन चलता है, लेकिन कंपैरेटिवली वो वीक होता है अल्कोहल के कंपेयर में। अल्कोहल में अट्रैक्शन ज्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ग्रेटर अट्रैक्शन बच्चों, और ये मॉलिक्यूल को पास पास लेके आ रही है, और इसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। कार्बोनाइल्स कंपैरेटिवली कम, ईथर में और कम, और एल्केनो में उससे भी कम। ये मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट का रखा है। क्या रखा है मैंने? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट का, लेकिन कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास का मतलब है कि ऑलमोस्ट बराबर सा मॉलिक्यूलर वेट हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स में हम कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल बच्चों, एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट एसिटल्डिहाइड से ज्यादा होता है। अब आप नंबर ऑफ कार्बन देखो, 2 है, ऑक्सीजन देखो 1 है, ऑलमोस्ट बराबर मॉलिक्यूलर मास है। इसका मॉलिक्यूलर मास आता है लगभग 46, 2 कार्बन 24, 1 ऑक्सीजन 16, 40, 4 हाइड्रोजन कितना हो गया 40, 6 हाइड्रोजन कितना हो गया 46 मॉलिक्यूलर मास 46। इसका मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट 44 है, मॉलिक्यूलर वेट भी कहते हैं उसको। फिर मैंने लिया एक ईथर का एग्जांपल, डाइमिथाइल ईथर। ये भी 2 कार्बन और 1 ऑक्सीजन रखने वाला है, आपस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम चल रहा है। और फिर मैंने लिख दिया प्रोपेन को। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, सीयूईटी, नीट, जेई एडवांस, हर तरह के लेवल पे ये जो फंडा देखा है आप लोगों ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या पढ़ रहे हो? आप पढ़ रहे हो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल्स। मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट निकालना है अल्कोहल के मेंबर में चेक करना सिखा दिया। फिर मैं कह रहा हूं अल्कोहल का कंपैरिजन अदर मेंबर से होगा, तो अल्कोहल्स की ये स्पेशलिटी है कि ये बाकियों से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखता है बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर बात आई इनके कंपैरिजन की, ऑर्डर की, ऑर्डर लिया और उसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूं। कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास को लेके चलिए, इसका 46 है और इसमें 36, 3 3 6 और 2 8, लगभग बैठ गया ये 44। तो अब कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास में ये मैंने बताया आप लोगों को बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजिंग ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर? तो ये एक एग्जांपल लिया, इसके अलावा मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं। 3 कार्बन वाला अल्कोहल बच्चों कहलाता है प्रोपेनॉल। 3 कार्बन वाला, वो 2 था, एथेनॉल, एसिटल्डिहाइड, डाइमिथाइल ईथर, प्रोपेन। यहां मैंने लिया प्रोपेनॉल। अब कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास में चलेंगे तो मैंने ले लिया एसीटोन को, और एसीटोन, और उसके बाद मैंने लिख दिया एसिटल्डिहाइड को। अब आप चेक करो, नंबर ऑफ कार्बन बराबर है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन बराबर है, सिर्फ हाइड्रोजनों की संख्या में फर्क आ रहा है एक आधा, तो उसमें मॉलिक्यूलर मास जो है वो ज्यादा फर्क नहीं आता, 46 44 ज्यादा फर्क नहीं है। तो जब हम कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास को लेके चलें, ऐसे मॉलिक्यूल्स में अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, कार्बोनाइल्स का बॉइलिंग पॉइंट उससे कम। कार्बोनाइल में आप देख रहे हो कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड से ज्यादा है। ये हम पढ़ेंगे फिर कार्बोनाइल वाले चैप्टर में कि यहां डिफरेंस क्या चल रहा है। फिलहाल एसीटोन का प्रोपेनेल से, ये एसीटोन है, ये प्रोपेनेल है, से ज्यादा होता है।
और अगर मैं आगे चलूं तो जाहिर सी बात है कि ईथर आएगा, ईथर में 3 कार्बन वाला ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, और सबसे लास्ट में 4 कार्बन वाला ब्यूटेन लिखेंगे, क्योंकि प्रोपेन नहीं ब्यूटेन कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, प्रोपेन का तो वैसे भी कम ही होगा, तो 3 ही कार्बन है ना, क्योंकि 44 मॉलिक्यूलर मास तो ऊपर कंपेयर हो गया। तो यहां पर अगर हम कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास के साथ चलें तो आप देख रहे हो कि ये वाला डिक्रीजिंग ऑर्डर आ रहा है। ये क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर किसका? बॉइलिंग पॉइंट का। आपको मैं जब कार्बोनाइल वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो ये भी सिखा दूंगा कि ईथर से या एल्केनो से कार्बोनाइल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों आया। और आपको मैंने ये तो सिखा दिया कि भाई यहां पर वीक अट्रैक्शन है डाइपोल डाइपोल का, इसीलिए यहां स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, दैट इज व्हाई इनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आ रहे हैं। एक बार इसे ऑब्जर्व कर लीजिए फटाफट से, एक बार इसे ऑब्जर्व कर लीजिए, इस ऑर्डर को, मॉलिक्यूलर मास इनका कंपेयर करोगे ऑलमोस्ट बराबर चलेगा। ठीक है, ये बातचीत हो चुकी है बॉइलिंग पॉइंट की, या मान के चलना है, यहां से कंफर्म सवाल पूछा जाता है। अब बारी आती है लास्ट सॉल्युबिलिटी की, किसकी? फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर सॉल्युबिलिटी की, यानी विलेयता की। सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो एक स्टेटमेंट, एल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर पोलर को डिसॉल्व करता है, नॉन पोलर नॉन पोलर को डिसॉल्व करता है, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। पोलर पोलर को डिसॉल्व करता है, नॉन पोलर को करता है, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। और वाटर पोलर है, अल्कोहल पोलर है, लेकिन यहां सबसे बड़ी विशेषता देखिए कि अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल वाटर, देखना ऑक्सीजन के बाद 2 लोन पेयर है, इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक और वाटर का मॉलिक्यूल। अगर आप देखें तो अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल वाटर के 3 मॉलिक्यूल के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। इससे क्या होगा? इससे एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी, स्टेबलाइजेशन, सॉल्वेशन एनर्जी, और इस अल्कोहल को स्टेबिलिटी मिल जाएगी, इसलिए बहुत आराम से ये सॉल्युबल हो जाएगा वाटर के अंदर। तो ध्यान रखना, अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि अल्काइल हैलाइड्स आर नॉट सॉल्युबल बिकॉज वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर पाते, उनके पास खुद के पास हाइड्रोजन नहीं होता है। दैट इज व्हाई अल्कोहल के पास जो हाइड्रोजन है वो भी शो कर रहा है, ऑक्सीजन भी शो कर रहा है। अल्काइल हैलाइड्स या हेलो एल्किन के केसेस में हम कहते हैं कि वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेस सॉल्युबल है, स्प्रेंजली सॉल्युबल है। कौन? अल्काइल हैलाइड्स। ये ध्यान रखना आप, दे आर नॉट सॉल्युबल प्रॉपरली इन वाटर, while alcohols are soluble in water properly because of the hydrogen bonding. एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है H2O के साथ। आपने बच्चों अगर ये पढ़ा है कि H2O का एक मॉलिक्यूल जो है वो टोटल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। हाँ, H2O का एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है? 4 खुद के मॉलिक्यूल के साथ ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हुए रहता है। ये ध्यान रखना है ना। आप वाटर की डेंसिटी वगैरह ये सब पढ़ते हो, पर ये अभी स्कोप में नहीं है। हमारे स्कोप में अभी केवल अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी चल रही है, और उसमें आपने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिया और सॉल्युबिलिटी पढ़ ली। जैसे जैसे अब आप आगे के चैप्टर पढ़ोगे, आप ईथर पढ़ोगे, आप फिनॉल पढ़ोगे, आगे आप कार्बोनाइल पढ़ोगे, आपको वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी पता चलती जाएगी, कौन सॉल्युबल है कौन इनसॉल्युबल है।
कल को सॉल्युबिलिटी का स्टेटमेंट वाला सवाल आ जाए, आप आराम से अटेम्प्ट करोगे, ये ध्यान रखना। एल्केन्स नॉट सॉल्युबल, एल्केन में पोलरिटी है ही नहीं, एल्केन तो नॉन पोलर है, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा, हाँ पोलर पोलर में, नॉन पोलर नॉन पोलर, दैट इज द कॉन्सेप्ट। लेकिन एल्काइल हैलाइड जो पोलर है, दे आर नॉट सॉल्युबल इन द वाटर, वो प्रॉपरली सॉल्युबल नहीं होते, उनके पास हाइड्रोकार्बन पोर्शन भी होता है और कई सारे फैक्टर है। क्लियर? चलिए मैं आपको इसके बाद बताता हूं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी अब हम शुरू कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस, हाँ भाई फिरोज आदित्य बताइए, फिजिकल प्रॉपर्टी आई समझ में? रिप्लाई करिए बेटा, तब मैं आगे बढ़ूंगा। गुड आदित्य। फिरोज आपको नहीं आई समझ में? गुड फिरोज, गुड। यस एवरीवन, हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल की। फिजिकल प्रॉपर्टी पूरा हो चुका है। केमिकल रिएक्शन में हमें ये देखना है कि अल्कोहल कौन कौन सी रिएक्शन से देते हैं। वैरायटी ऑफ रिएक्शन है अल्कोहल की, लेकिन हमें एनसीईआरटी बेस्ड और इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे फोकस करना है, क्योंकि रिएक्शंस अल्कोहल की बहुत सारी हैं। लेकिन अगर हम मेजर रिएक्शंस पे फोकस करें, खासतौर पे एनसीईआरटी बेस्ड, तो मैं आपको बता दूं कि अल्कोहल्स होते हैं ROH। तो इनमें दो मेन रिएक्शन तो ये होती है कि एक रिएक्शन देते हैं OH बॉन्ड क्लीवेज की, और एक रिएक्शन ये देते हैं CO बॉन्ड क्लीवेज वाली। तो जरा एक बार ध्यान देना, एक कैटेगरी तो मैंने बना दी OH बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शंस, मतलब ऐसी रिएक्शन जिनमें OH बॉन्ड क्लीवेज होगा अल्कोहल का, वो रिएक्शंस। दूसरी कैटेगरी मैंने क्या बनाई? CO बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शंस, CO बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शंस। और तीसरी कैटेगरी मैंने बना दी वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन बड़ा पूछा जाता है एग्जाम में। हाँ, तीन कैटेगरी में से मैं आप लोगों से जीओसी के वीडियो में, आप मेरा वीडियो देखना जीओसी वाला, शुरुआत में इंडक्टिव इफेक्ट की मैंने चर्चा की है, प्रेरणिक प्रभाव की। उस वक्त मैंने अल्कोहल की रिएक्टिविटी को भी बताया है। तब मैंने ये बताया है कि इन रिएक्शंस के लिए अलग अलग अल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या चलता है। ये ध्यान रखना। आप कह रहे हो अल्कोहल की रिएक्टिविटी, रिएक्शंस, अल्कोहल की नेचर आप जानते हो, अल्कोहल 1 डिग्री भी होता है, अल्कोहल 2 डिग्री भी होता है, अल्कोहल 3 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, 3 तरह के अल्कोहल आप जानते हो, क्लासिफिकेशन में आपको बता चुका हूं पिछले वीडियो में। अब बात आती है कि इनकी रिएक्टिविटी को अगर मैं शुरू में ही समझा दूं तो ये आपके माइंड में रहेगी। OH बॉन्ड क्लीवेज वाली रिएक्शन का फंडा ये कहता है कि जब भी OH बॉन्ड क्लीवेज होगा, ये मान के चलो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास ही आएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है। जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन पे आएंगे तो क्या बनेगा? RO-। तो जितनी भी OH बॉन्ड क्लीवेज वाली रिएक्शन है, उनके लिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर इस एनायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, और इस एनायन की स्टेबिलिटी 1 डिग्री के लिए सबसे ज्यादा होगी, 2 डिग्री के लिए उससे कम, और 3 डिग्री के लिए सबसे कम। क्योंकि एल्काइल का प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, कहीं ना कहीं एनायन की स्टेबिलिटी को कम करेगा। इसे समझने के लिए आप इस तरह की चीज समझ सकते हो कि 1 डिग्री के अंदर केवल एक एल्काइल का प्लस आई है, 2 डिग्री में 2 एल्काइल का प्लस आई है, और 3 डिग्री के अंदर 3 एल्काइल का प्लस आई है। जब आप इस कॉन्सेप्ट को लेके चलोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये क्यों चला फॉर दैट रिएक्शन OH बॉन्ड क्लीवेज। ओके, एंड CO बॉन्ड क्लीवेज की यदि बात करें तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि CO बॉन्ड क्लीवेज में
OH निकलेगा, OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो बनने वाले इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर इस तरह की रिएक्शंस की रिएक्टिविटी निर्भर करेगी। मतलब शुरुआत में ही ऐसी रिएक्शन जिनमें OH बॉन्ड टूटेगा, अलग अलग अल्कोहल की रिएक्टिविटी ये रही। शुरुआत में ही ऐसी रिएक्शंस जिनमें CO बॉन्ड टूटेगा, OH जाएगा तो कैटायन बनेगा, तो इस रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी 3 डिग्री में ज्यादा होगी, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। मतलब इस तरह की रिएक्शन के लिए 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है CO बॉन्ड क्लीवेज के लिए, और इस तरह की रिएक्शन के लिए 1 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। OH बॉन्ड के लिए 1 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव है, CO बॉन्ड वाली रिएक्शंस के लिए, CO बॉन्ड क्लीवेज वाली के लिए 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। अब बात आई ऑक्सीडेशन की, यहाँ कोई रिएक्टिविटी ऑर्डर नहीं है, यहाँ आपको अलग से ही सीखना है कि 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, 2 डिग्री के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, 3 डिग्री के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या लिए जाएंगे। तो ये लास्ट में बताऊंगा, एक एक करके चलेंगे बच्चों। सबसे पहले आपको बताएंगे A, फिर B, और फिर आपको सिखाएंगे C ऑक्सीडेशन। और कोई ज्यादा नहीं, बस कॉम्पिटिटिव अप्रोच लेके चलनी है। कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, याद रखना ऑर्डर जो रिएक्टिविटी का मैंने आपको बताया उसे आप जरूर से याद रखना, OH बॉन्ड के लिए और CO बॉन्ड के लिए। A लिखता हूं सबसे पहले, A OH बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन, OH बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन। इसमें सबसे पहला जो केस है, फर्स्ट, वो है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड रिएक्शन विथ मेटल। ये पहला केस है। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल से क्या मतलब है, जरा ध्यान देना कि यदि अल्कोहल के साथ कोई बेस डाला जाए तो बेस जो है वो अल्कोहल की प्रोटॉन को खींचेगा, H+ को, H+ जाएगी तो बनेगा अल्कोक्साइड। क्या बनेगा, ध्यान देना, अल्कोक्साइड। और ये अल्कोक्साइड बन के आएगा सॉल्ट फॉर्म में। ये एसिड बेस रिएक्शन हो गई। अब आप ये समझना कि अलग अलग अल्कोहल्स 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री की यदि हम एसिडिटी को कंपेयर करें तो बच्चों एसिडिटी का मतलब होता है H+ देने की टेंडेंसी टू डोनेट H+ इन द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो भी लिया बेस के साथ लिया तो H+ देने की टेंडेंसी उसकी ज्यादा होगी, जो ये एनायन ज्यादा स्टेबल बनाएगा। कहने का मतलब एसिडिटी वाली रिएक्शन OH बॉन्ड क्लीवेज की रिएक्शन हो गई, और OH बॉन्ड क्लीवेज की रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी 1 2 3 आती है। इसका मतलब ये हो गया दैट एसिडिटी का ऑर्डर अल्कोहल्स में 1 डिग्री प्राइमरी की सबसे ज्यादा, 2 डिग्री की उससे कम एंड 3 डिग्री की उससे भी कम। आया क्या समझ में, जरा रिप्लाई करना। एसिडिटी ऑफ 1 2 3 डिग्री अल्कोहल, बताओ भाई आया क्या समझ में, रिप्लाई करो। आदित्य, फिरोज, गुड। एसिडिटी इंडक्टिव इफेक्ट के वक्त भी चर्चा कर चुका हूं, जीओसी वाला लेक्चर आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, वहां भी चर्चा कर चुका हूं, रिपीट ही हो रहा है। लेकिन अब देखना, अब क्या किया, अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम मेटल से करवा दी। भाई ये तो आपको समझ में आ गया, 1 डिग्री सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, 2 डिग्री उससे कम, और 3 डिग्री सबसे वीक, सबसे लीस्ट एसिडिक होता है। उसका कॉन्सेप्ट भी आपने सीख लिया। वैसे बच्चों अल्कोहल एसिड नहीं होते, अल्कोहल्स आर न्यूट्रल, उदासीन होते हैं। नेचर में ये कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, नेचुरली न्यूट्रल है।
पर आपने अल्कोहल की रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग बेस से करा दी, स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे तो वो तो इसकी प्रोटॉन खींचेगा, इसके पास एसिडिक प्रोटॉन है। तो अगर हम एसिडिक प्रोटॉन की एसिडिटी को कंपेयर करें, वो कंपैरिजन मैंने आपको बताया है। ओवरऑल तो अल्कोहल तो न्यूट्रल होते हैं, फिनॉल वीक एसिड होते हैं, और कार्बोक्सिलिक अम्ल मॉडरेटिवली एसिड होते हैं, एवरेज एसिड होते हैं, और HCl H2SO4 जो मिनरल एसिड्स हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, वो होते हैं पावरफुल स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जितनी एसिडिटी बढ़ती जाती है, कुछ तो बच्चों होते ही नेचुरल एसिड है, हम कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिड लगाते हैं, उसके साथ में सल्फोनिक एसिड में हम एसिड लगाते हैं, हम कभी अल्कोहल के साथ अल्कोहल एसिड नहीं बोलते, क्योंकि अल्कोहल उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर आप इस तरह की रिएक्शन करवा रहे हो तो ये चीज। अच्छा, अगर मेटल सोडियम डाल दी जाए मान लो, तो सोडियम मेटल के साथ, ये एक एक्सपेरिमेंटल टेस्ट है अल्कोहल का। अल्कोहल लेते हैं टेस्ट ट्यूब में, और सोडियम मेटल को हम फिल्टर पेपर पे सुखा के, लैब में मिलता है बहुत अच्छे से, हम जानते हैं, उसको कट डाउन करके हम उसको डालते हैं अल्कोहल के सॉल्यूशन के अंदर, तो ब्रिस्क एक आप देखोगे एफरवेसेंस आती है हाइड्रोजन गैस की। ये टेस्ट होता है अल्कोहल का कि हमें दिया गया जो लिक्विड है वो अल्कोहल है। ध्यान रखना, जब सोडियम मेटल से रिएक्ट करता है अल्कोहल, तो अल्कोहल अपनी इस H+ को लूज कर देता है, और H+ को जब लूज करता है तो सॉल्ट बनता है एल्कोक्साइड, इसे हम कहते हैं सोडियम एल्कोक्साइड, और साथ में निकलता है आधा मोल H2 गैस का। ये आधा मोल ही क्यों निकला? क्योंकि एक H, एक मॉलिक्यूल से एक H निकली, एक H खुद के ही मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगी। ये ध्यान रखना कैसे होती है रिएक्शन, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं। H+ को एक इलेक्ट्रॉन दे देता है सोडियम मेटल, और खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है? Na+ में। खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है? मोर स्टेबल Na+ में। एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया H+ को, और H रेडिकल बन गया। ये H रेडिकल खुद के मॉलिक्यूल से कंबाइन होके क्या बनाता है? H2। तो एक मोल अल्कोहल से आधा मोल हाइड्रोजन बन के आता है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है? When alcohols are treated with the sodium, then the effervescence of H2 gas, it is the test of alcohol। ये ध्यान रखना, ये रिएक्शन मेटल के साथ रिएक्शन हो गई। सोडियम की जगह यदि पोटेशियम लेंगे तो पोटेशियम का सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है, और एसिडिटी भी हो गई, मेटल के साथ रिएक्शन भी हो गई। ये आप पढ़ रहे हो OH बॉन्ड क्लीवेज वाली रिएक्शन, इसका पूरा कंसेप्ट आपने सीख लिया है। नाउ सेकंड नंबर पे हम लेके चलते हैं, हम चलते हैं आगे, दैट इज द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये रिएक्शन में एस्टर प्रोडक्ट बनेगा, इसीलिए इसको एस्टरिफिकेशन कहा जा रहा है। बातचीत करते हैं एस्टरिफिकेशन में कैसे अल्कोहल रिएक्ट करता है। ध्यान देना, इसमें 3 मेथड है मेनली, मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। पहला मेथड है, फर्स्ट एग्जांपल, कार्बोक्सिलिक एसिड से यदि रिएक्ट करवाएं, किसको? अल्कोहल को। तो ये मैंने अल्कोहल लिख दिया R-OH, इधर मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दिए। यह रिएक्शन कैटलाइज्ड होती है एसिडिक मीडियम में। एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम डालना होता है, तब एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन कैटलाइज्ड होती है और H2O निकलता है। याद रखना बच्चों, अल्कोहल का OH बॉन्ड टूटता है, जबकि एसिड का CO बॉन्ड क्लीवेज होता है। एस्टरिफिकेशन का ये एविडेंस, ये प्रमाण दिए जा चुके हैं। इसका मतलब ये हो गया कि एस्टरिफिकेशन में OH निकलता है कार्बोक्सिलिक का, जबकि H निकलता है किसका? अल्कोहल का। रिएक्शन कंप्लीट होती है, मैकेनिज्म से मतलब नहीं है, एस्टर बनता है और साथ में H2O निकल जाता है। इस बने हुए H2 को लास्ट में हमें निकालना है कैसे भी करके। अगर ये नहीं निकाला तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है।
ये ड्रॉबैक है इस रिएक्शन की, इसीलिए इस रिएक्शन के अंदर हमें H2O को निकालना होता है। याद रखना एसिडिक मीडियम में ये एस्टरिफिकेशन हो रहा है और इसका प्रोडक्ट एस्टर बन के आ रहा है। पर ये मेथड रिवर्सिबल हो जाता है कई बार, इसीलिए सक्सेसफुल नहीं माना जाता। फिर भी आपको याद रखना है when alcohols are treated with acid then ester is formed as the product under acidic condition। दूसरा केस ज्यादा सक्सेसफुल है, दूसरा केस ज्यादा सक्सेसफुल है एसिड क्लोराइड से। जब एसिड क्लोराइड से रिएक्शन होती है अल्कोहल की तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का केस बनता है। इस रिएक्शन में पिरिडीन डाली जाती है जो एक बेस की तरह काम आती है। ये क्या करती है, ये H+ को ले जाती है निकाल के, ये H+ को ले जाती है, अल्कोहल की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है, अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और Cl को सब्स्टिट्यूट कर देता है और OR जुड़ जाता है और एस्टर बन जाता है। एसिड क्लोराइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए वन ऑफ द बेस्ट सबस्ट्रेट है, इसीलिए एसिड क्लोराइड के साथ एस्टरिफिकेशन भी देखा जाता है। इट इज वन ऑफ द सक्सेसफुल रिएक्शन, इसकी कोई ड्रॉबैक नहीं है, कोई ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होती, बहुत अच्छे से इसमें एस्टर बन के आता है। रिएक्शन अल्कोहल से हो रही है, बॉन्ड कौन सा टूट रहा है स्टूडेंट्स, बॉन्ड टूट रहा है OH। इन रिएक्शंस के लिए अल्कोहलों की रिएक्टिविटी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होती है, रिएक्टिविटी फॉर अल्कोहल्स टुवर्ड्स एस्टरिफिकेशन। ये बातचीत हो चुकी है OH बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन की। अब आपको बताते हैं सेकंड नंबर पे CO बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शंस। कौन सी? CO बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शंस। इसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, CO बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन। कौन सा बॉन्ड क्लीव होगा इसमें? CO बॉन्ड, यानी ऑक्सीजन निकलेगा। इसमें अगर ऐसा कुछ हो रहा है, मैं आपको बता दूं पहले ही शुरुआत में ही कि इस तरह के केस में बच्चों ध्यान देना, एसिडिक मीडियम डाला जाएगा। वापस बताता हूं, इस तरह के केस में अल्कोहल को एसिड डाल के एक्टिवेट करेंगे। अल्कोहल को एसिड डालेंगे तो अल्कोहल में ऑक्सीजन का लोन पेयर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो आपने इससे क्या चीज सीखी कि अल्कोहल पर एसिड डालें तो ऑक्सीजन का लोन पेयर बेस की तरह काम करता है, और यदि अल्कोहल पर बेस डालें, पीछे आपने बेस लिया था, तो ऑक्सीजन अपनी प्रोटॉन को लूज कर देता है। मतलब ऑक्सीजन एसिड की तरह भी काम कर रहा है, ऑक्सीजन बेस की तरह भी। ये डिपेंड कर रहा है कि आपने उस पर क्या कंडीशन डाली है। याद रखना, एसिडिक मीडियम डालते हैं तो अल्कोहल एक्टिवेट होता है, और जब ये एक्टिवेट होता है तो ये बनता है प्रोटोनेटेड अल्कोहल, क्योंकि इस पे हमने प्रोटॉन जोड़ दी, तो इसे क्या कहेंगे? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो है ये ससेप्टिबल है, इसमें H2O एज ए गुड लिविंग ग्रुप है। ये सारे ड्राइविंग फोर्स CO बॉन्ड क्लीवेज करवाते हैं और ये बनता है। अब आगे ये कार्बोकेटायन क्या प्रोडक्ट बनाएगा, उसके लिए मैं अलग अलग 2-3 एग्जांपल आपके सामने रख देता हूं। तो ओवरऑल आपने ये तो समझ लिया कि भाई अल्कोहल में CO बॉन्ड क्लीवेज की रिएक्शन तब होगी जब आप अल्कोहल को एक्टिवेट करोगे प्रोटोनेटेड अल्कोहल में एसिड डाल के। ये ध्यान रखना। हाँ, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल जो CUET के सिलेबस में भी लिखा हुआ है, सबसे पहली रिएक्शन है अल्कोहलों का निर्जलीकरण। हिंदी में बोला मतलब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल मतलब H2O का निकलना, प्रोसेस यही चलेगा, पर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का प्रोडक्ट
एक एल्कीन बनेगी। देखना कैसे, मैं दिखा देता हूं। इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक अल्कोहल लिया और मैंने जनरल रिप्रेजेंटेशन में बाकी वैलेंसी नहीं दिखाई। अल्कोहल्स पर पहले एसिडिक मीडियम डाला जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड डालते हैं बच्चों, जैसे कि पावरफुल एसिड है H3PO4 या H2SO4 या HClO4। H3PO4 होता है फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक एसिड। H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड और HClO4 क्या होता है, परक्लोरिक एसिड। सही बात है, तीनों ही जबरदस्त एसिड है, पावरफुल एसिड डाले हैं तब ये बेस की तरह काम करेगा। कौन, इसका लॉन पेयर। और बगल में बीटा हाइड्रोजन दिखानी थी, ये दिखा देता हूं, रुको। सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सीजन के लॉन पेयर पे प्रोटॉन सप्लाई करेंगे ये एसिड, प्रोटोनेटेड बन गया, बिल्कुल वाजिब बात है। उसके बाद क्या होगा, H2O निकलेगा, अच्छा लिविंग ग्रुप है, माइनस H2O जैसे ऊपर कर रहे थे। अब बनेगा जो ट्रू कार्बोकैटायन, उसके रेस्पेक्ट में देखो, OH वाली कार्बन को अल्फा कह दिया, इसे बीटा कह दिया, अल्फा बीटा, 1 2 भी बोल सकते हो, है ना। बीटा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकल जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कार्बोकैटायन को या तो कोई न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा कि NU-, और अगर न्यूक्लियोफाइल नहीं है रिएक्शन में तो फिर बीटा हाइड्रोजन निकल के एल्कीन बनेगा। इस सॉल्यूशन में जब ये एसिड डालते हैं तो कोई न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज नहीं मिलती, इसीलिए पड़ोसी कार्बन बीटा से H बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन छोड़ के, अब ये इस H को कौन लेके जा रहा है, इस H को यही वापस लेके जा रहे हैं जो H पहले दे रहे थे। इन्होंने अपने पहले H+ दी, H2O निकला और बाद में इस H को खींच लिया और ये वापस एसिड में कन्वर्ट हो गए। याद रखना, एल्कीन एज द प्रोडक्ट बनता है। दिस इज द केस ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। और बच्चों डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का प्रोडक्ट क्या होगा, एल्कीन होगा। और एल्कीन कैसे बनेगी, अगर आप ओवरऑल देखो तो H2O ये निकल रहा है और ये वाला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन रहा है। आ रहा है समझ में, उसकी मैकेनिज्म ये है, इसे बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रिया। ये जस्ट एडिशन का उल्टा है। कल आपने प्रीवियस क्लास में एल्कीन पर H2O को जोड़ के अल्कोहल बनाया था क्या, जरा एक बार मुझे यस और नो में रिप्लाई करो। क्या कल आपने एल्कीन से अल्कोहल बनाना सीखा था? सीखा था, बिल्कुल सीखा था। अरे आदित्य, ये टेम्परेचर वाली चीज इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती है जो आप मुझे मैथ्स में चैट करके बता रहे हो। ये टेम्परेचर वाली चीज जो है ये बहुत लेस इंपॉर्टेंट वाली चीज है। हालांकि बहुत अच्छी बात है कि अगर आपने एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर को ही याद कर लिया, लेकिन इस तरह के एग्जाम में सवाल नहीं बनता है। आप तो ये सोचो कि कल आपने एल्कीन से अल्कोहल बनाया, H2O जोड़ा, आज आप अल्कोहल से H2O निकाल के एल्कीन बना रहे हो। ये दोनों रिएक्शंस आपस में ऑपोजिट है। आप इस पे फोकस करो कि ये वाली रिएक्शन है एलिमिनेशन, जबकि कल जो आप पढ़ रहे थे एल्कीन पर H2O को जोड़ना, वो थी एडिशन रिएक्शन। आ रहा है याद? कल जो आपने एल्कीन से अल्कोहल बनाया, दो मेथड, एक डायरेक्ट एडिशन से, एक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यानी नोबेल प्राइज विनिंग रिएक्शन से जो HC ब्राउन ने दी थी। दोनों में H2O एडिशन से बन रहा था,
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म कही थी। अब ये उल्टा हो रहा है, इसे एलिमिनेशन कह रहे हैं। एलिमिनेशन की ये बच्चों E1 मैकेनिज्म है। याद रखना, यूनिमॉलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है, ये इसका स्लो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। जितना आ रहा है समझ में उतना ही समझते हुए चलो, क्योंकि अभी आपके पास और कोई सॉल्यूशन नहीं है, टाइम कम है, CUET का एग्जाम बहुत जल्दी होगा, उस हिसाब से तैयारी कर रहे हो तो आपको केवल जितना समझ में आए, जितनी चीजें आप सीख सकते हो सीखते हुए चलो। ये इतना टाइम नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा बेसिक बना के और फिर एक एक चीज को पकड़ा, नो। पर इतना तो समझ में आ गया कि ये बीटा एलिमिनेशन का केस है, 1-2 एलिमिनेशन का केस है, E1 मैकेनिज्म का केस है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। आपको मैंने मैकेनिज्म बता दी, आपको मैंने रिएक्शन बता दी पूरी। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल शेयर करता हूं। ये याद रखना, इस तरह की रिएक्शंस के लिए अल्कोहलों की रिएक्टिविटी आती है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 3 डिग्री अल्कोहल डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के लिए, या CO बॉन्ड क्लीवेज की आगे जो भी रिएक्शन पढ़ोगे, ल्यूकास टेस्ट, जितनी भी रिएक्शन CO बॉन्ड क्लीवेज की है, 3 डिग्री आर द बेस्ट रिएक्टिव फॉर द CO बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन। इज इट क्लियर? तो ध्यान रखना, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के लिए 3 डिग्री अल्कोहल सबसे बेस्ट है, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे भी कम। आपको टेम्परेचर फिर ज्यादा देना पड़ता है 1 डिग्री के साथ। 3 डिग्री में कम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पे ही रिएक्शन बहुत आराम से हो जाती है। ये लो ना, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ना स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल भी सबसे पहले मैंने लिया 3 डिग्री अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल कहते हैं इसको, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। When tertiary butyl alcohol is treated with the H2SO4 sulfuric acid, means acidic medium, तो क्या केमिस्ट्री कह रही है? कुछ नहीं, केमिस्ट्री ये कह रही है कि भाई यहां से H+ को ये एक्सेप्ट करेगा, ये जाएगा 3 डिग्री मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, और 3 डिग्री मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। और ये मैंने क्या किया, ये मैंने यहां से एक हाइड्रोजन को दिखा दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अल्फा है, इधर बीटा, इधर बीटा, इधर बीटा, तीनों सेम बीटा है, इसीलिए कहीं से भी H+ निकाल दो, जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एक एल्कीन, जिसका नाम है आइसोब्यूटीन। 3 डिग्री अल्कोहल आर बेस्ट रिएक्टिव। लेकिन यदि हम एथेनॉल लें, कोई दिक्कत नहीं है, एथेनॉल पर एसिडिक मीडियम आप डालो, स्ट्रॉन्ग एसिड डालो सॉरी, इथीन बन जाएगा बाय द लॉस ऑफ वाटर। अब ये तो हमें समझ में आ गई कि H2O निकलेगा और इसकी बीटा प्रोटॉन से एलिमिनेशन से क्या बन जाएगा? इथीन बन जाएगा। एक लास्ट केस और शेयर करना चाहूंगा, और वो केस है 2-ब्यूटेनॉल का। इंपॉर्टेंट है वो इसलिए, when 2-ब्यूटेनॉल are treated with the acidic medium, then हमें पता है H2O जाएगा, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा डैश है, दो अलग अलग बीटा हाइड्रोजन आ गई तो दो अलग अलग एल्कीन बनेगी, और जब दो अलग अलग एल्कीन बनती है तो एक मेजर और एक माइनर बनती है। हाँ भाई आदित्य, कौन सा रूल अप्लाई करता है यहाँ पे? अप्लाई होता है, कौन सी एल्कीन बनती है मेजर? बेटा बताना। हाँ बेटा, सेट-जेफ बनती है बेटा, शाबाश, सेट-जेफ बनती है। ये कॉम्पिटिटिव अप्रोच है। E1 मैकेनिज्म का मेजर प्रोडक्ट 2-ब्यूटीन
और 2 ब्यूटीन ही मेजर क्यों, 1 ब्यूटीन मेजर क्यों नहीं? इधर देखो, बीटा वाली हाइड्रोजन जाने से बनी है ये 2 ब्यूटीन, बीटा डैश वाली जाएगी तो 1 ब्यूटीन, तो 1 ब्यूटीन माइनर बनता है, 2 ब्यूटीन मेजर बनता है। 2 ब्यूटीन को सेटजेफ एल्कीन कहते हैं, जबकि 1 ब्यूटीन को हॉफमान एल्कीन कहते हैं। अब जरा फोकस करो, सत्यजेफ यानी सेटजेफ जो एल्कीन है उस पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स की संख्या 6 है, जबकि इस पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स 2 है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन, एल्कीन पे जितना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा, ये वाली एल्कीन ज्यादा स्टेबल है इसीलिए ये मेजर बन रही है, इसे सत्यजेफ ने दिया था और इसीलिए इसको सेटजेफ एल्कीन कहा जाता है। याद रखना कि जब अल्कोहलों के डिहाइड्रेशन की केस की बात करेंगे, सीयूईटी लेवल पे तो एक इकलौता केस ये इंपॉर्टेंट है अनसिमेट्रिकल में, तो ध्यान दे लेना, सेटजेफ मेजर बनता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर बनती है, हॉफमान माइनर बनता है। कुछ केस ऐसे भी आते हैं जहां हॉफमान बनता है मेजर, लेकिन वो अल्कोहल वाला नहीं है। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन तो जहां भी हो रहा है ना, जितने भी केस है नेचर में, सब में सेटजेफ मेजर बनता है। लेकिन ऐसे केस जहां एक ही तरह की बीटा है उनमें सेटजेफ हॉफमान लगेगा ही नहीं, जिसमें 2 तरह की बीटा है उसमें सेटजेफ रूल अप्लाई होता है। तो ये ध्यान रखना, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल अलग से सीयूईटी में मेंशन है, और ये मान के चलना कि ये इंपॉर्टेंट है, यहां से केस बनेगा एग्जाम में। अब वो कैसा बनाएगा ये डिपेंड करेगा पेपर पे, आप चेक कर लो, सारे फैक्ट्स आपने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के बेस्ट सीख लिए हैं मेरे हिसाब से। देख लो इसे एक बार ऑब्जर्व कर लो, ये हो चुकी है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल वाली रिएक्शन। और अब आपको मैं फटाफट इसकी सेकंड रिएक्शन और बता देता हूं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। CO बॉन्ड क्लीवेज की सेकंड रिएक्शन चल रही है बच्चों, आप ऑलरेडी उसे हेलो एल्केन वाले चैप्टर में पढ़ के आ चुके हो। अल्कोहलों की रिएक्शन विथ HX मिनरल एसिड्स, HI HBr, डिक्रीजिंग ऑर्डर HCl और HF। पहले ही बता दिया ऑर्डर मैंने, क्या अल्कोहल की रिएक्शन जब HX से करवाते हैं, ये HI HBr HCl भी हो सकता है, रिएक्टिविटी HI की सबसे ज्यादा होती है, HBr की उससे कम, HCl की उससे कम और HF की सबसे कम। HF के लिए तो मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि HF कहीं हर जगह यूज में मत लेना, फ्लोराइड के कंपाउंड बनाने के लिए अलग ही रिएक्शन है, स्वाट बाल्जी शिमान ये अलग अलग रिएक्शन बन चुकी हैं। फ्लोरो के कंपाउंड की रिएक्शंस फ्लोराइड बनाने में एक्सोथर्मिक होती है, इसलिए इसको हर जगह नहीं, लेकिन कल को अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछ ले तो कम से कम वो तो हम देखें कि HF की रिएक्टिविटी कम है। हाँ, बात आती है इस रिएक्शन की कि जब अल्कोहल की रिएक्शन HX से होती है तो हाइड्रोजन हैलाइड भी तो बच्चों एसिड होते हैं, ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अरे HCl को तो आप जानते हो, ये तो डेली लाइफ में यूज आता है, टॉयलेट क्लीनर में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नमक का तेजाब कहते हैं इसको देसी लैंग्वेज के अंदर। ये तो पावरफुल एसिड है, ये उससे भी ज्यादा एसिड है और ये उससे भी ज्यादा एसिड है। इसका मतलब ये हो गया कि इनके पास एसिडिक प्रोटोन है, अल्कोहल का लोन पेयर इसे एक्सेप्ट करेगा। अभी तक जो मैकेनिज्म चल रही थी वापस वही आ गई, देखो H2O निकलेगा, कैटायन बनेगा, लेकिन यहां आने के बाद अब HX लिया हुआ है और HX के पास जो मौजूद है वो है X माइनस, क्या मौजूद है, X माइनस, और ये X माइनस जो होता है ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। ये क्या है, एक गुड न्यूक्लियोफाइल। जबकि पीछे हमने अल्कोहल की रिएक्शन जब H2SO4 H3PO4 HClO4 से कराई थी, उनके पास न्यूक्लियोफाइल नहीं था, वो बीटा प्रोटॉन लेके जा रहे थे, एल्कीन बना रहे थे।
जबकि इसके पास न्यूक्लियोफाइल है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल की तरह से अटैक करेगा, तो अब हमारा प्रोडक्ट एल्काइल हैलाइड बन के आएगा। ये ध्यान रखना। इस मैकेनिज्म को बोला जाता है SN1 मैकेनिज्म। अब आप सोचो, SN1 मैकेनिज्म को तो आपने एल्काइल हैलाइड पे पढ़ा था, लेकिन अब आपने अल्कोहल पे भी पढ़ लिया। लेकिन कब? जब अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन के हैलाइड्स मिनरल एसिड डाले जाएंगे, और जब अल्कोहलों पर H2SO4 ये वाले पावरफुल एसिड डालेंगे, तो फिर एलिमिनेशन होगा। ये दोनों रिएक्शन आपस में कंपटीशन में चल रही हैं। पूरी मैकेनिज्म इनकी सेम है, सिर्फ यहां आके केमिस्ट्री चेंज हो रही है। इसको ध्यान रखना आप लोग खास तौर पे। तो अब अगर मैं इसमें एग्जांपल लेके चलूं, सबसे पहले तो देखो ये कौन सा बॉन्ड क्लीवेज की रिएक्शन हो गई? CO बॉन्ड क्लीवेज की। और इस रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर भी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, डिक्रीजिंग ऑर्डर यही चलेगा, 3, 2, 1 अल्कोहल होगा। लेकिन अगर मैं इसमें कुछ एग्जांपल लूं, तो जैसे मैंने लिया HCl, और इसके साथ आपको याद होगा, आपको याद होना चाहिए, ये हम चर्चा कर चुके हैं हेलो एल्केन वाले चैप्टर में, ल्यूकास reagent, the product is alkyl chloride. This is the Lucas test. Is it clear? And that is the Lucas reagent. सवाल आ सकता है इस रिएजेंट से, ये याद रखना। सवाल आ सकता है इस टेस्ट से। ल्यूकास टेस्ट के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर अल्कोहल्स का चलता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। This is the reactivity order. This is the reactivity order for alcohols. 3 डिग्री अल्कोहल बहुत आराम से ल्यूकास टेस्ट देता है, फटाफट देता है। CO बॉन्ड क्लीवेज की रिएक्शन है ना, मैकेनिज्म ऊपर चल रही है। अब आप कहोगे कि सर ये एनहाइड्रस जिंकी क्लोराइड इस रिएक्शन में क्या काम कर रहा है? मैं कहूंगा ये कैटलिस्ट है, ये लुईस अम्ल है, लुईस एसिड है, ये कैटलिस्ट है। ये अल्कोहल से ऑक्सीजन को निकालने का, OH ग्रुप को निकालने में मदद कर रहा है। लेकिन 3 डिग्री अल्कोहलों में इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती ल्यूकास टेस्ट में। केवल आप HCl के साथ हीट कर दो, आराम से अल्काइल क्लोराइड। लेकिन 2 डिग्री, 1 डिग्री में ल्यूकास टेस्ट के अंदर एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को भी डाला जाता है। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है? विदाउट वाटर, एक्वस नहीं होना चाहिए, बिना वाटर के होना चाहिए, प्योर जिंकी क्लोराइड। तो एक कैटालिस्ट है एनहाइड्रस क्लोराइड, ये एक लुईस एसिड भी है, लुईस एसिड की तरह भी काम कर रहा है, कैटालिस्ट की तरह भी काम कर रहा है, और रिएक्टिविटी ऑर्डर आपके सामने है। सबसे बड़ी बात देखो ल्यूकास टेस्ट की। ल्यूकास टेस्ट is used to differentiate in between the primary, secondary and tertiary alcohols। इसका फंडा क्या है? इसका फंडा ये है that alcohols are soluble in water. They are soluble in water, while alkyl chlorides are insoluble in water, sparingly soluble, weakly soluble, less soluble, हाँ, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। और आपने एनहाइड्रस जिंकी क्लोराइड से रिएक्शन करवाई ल्यूकास टेस्ट। क्या बोलते हो?
एल्कोहल सॉल्यूबल था वाटर में, एल्कोहल को वाटर में डिसॉल्व करके यूज में लिया, रिएक्शन करवाई, रिएक्शन करवाने के बाद जो प्रोडक्ट बना वो सॉल्यूबल नहीं था, तो वो सॉल्यूबल नहीं था तो एग्जैक्टली है तो ये भी एक लिक्विड ही। तो दो लिक्विड जब सॉल्यूबल नहीं होते तो हम कहते हैं इममिसिबल। इममिसिबल, इममिसिबल का मतलब टर्बिडिटी आ जाती है। कभी पानी में कभी वाटर में आप पेट्रोल को या किसी और ऑयल को आप डालना, ऑयल सॉल्यूबल नहीं होता है वाटर में, तो दो अलग अलग लेयर बन जाती है, इममिसिबल बोलते हैं हम इसको। टर्बिडिटी आ जाती है, क्या आती है? टर्बिडिटी। ये पहचान होती है। एल्कोहल की रिएक्शन ल्यूकास रिएजेंट से कराई, टर्बिडिटी आते ही हम ये पहचान जाते हैं कि रिएक्शन हो गई है, एल्काइल क्लोराइड बन गया है, क्योंकि वो डिसॉल्व नहीं है वाटर में। 3 डिग्री एल्कोहल फटाफट से रिएक्ट करता है, उस सॉल्यूशन में फटाफट टर्बिडिटी आ जाती है। 2 डिग्री में एक एवरेज मॉडरेटिवली टाइम में टर्बिडिटी आती है, जबकि 1 डिग्री में टर्बिडिटी आने में बहुत समय लगता है। 3 तरह के एल्कोहल होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। आपने ल्यूकास रिएजेंट डाला, टर्बिडिटी आने में बहुत समय लग गया, इसका मतलब वो 1 डिग्री है। टर्बिडिटी आने में एक औसत समय लगा, एवरेज टाइम लगा, तो आपने समझ लिया कि वो 2 डिग्री है। और टर्बिडिटी आपने जैसे ही ल्यूकास रिएजेंट डाला तुरंत आ गई, फटाफट से आ गई, इमीडिएटली आ गई, इसका मतलब वो 3 डिग्री है। 3 डिग्री में फटाफट आती है, 1 डिग्री में बहुत टाइम लगता है, 2 डिग्री में औसत टाइम मतलब एक जनरल टाइम में आती है। ये अपने आप आइडिया लग जाता है कि 2 डिग्री एल्कोहल था। क्या ये समझ में आया? टर्बिडिटी का मतलब है दो अलग अलग लिक्विड्स लेयर बन जाती हैं। टर्बिडिटी का मतलब है दो अलग अलग लेयर बन जाती हैं। आदित्य, इममिसिबल बोलते हैं हम। जैसे आप बेंजीन लेते हो, बेंजीन इज इममिसिबल इन वाटर, वाटर में घुलता नहीं है। दो लिक्विड जो आपस में घुल नहीं रहे हैं, डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं। सॉलिड अगर वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा तो सॉलिड तो अलग दिख जाएगा, प्रेसिपिटेट आ जाएगा। पर दो लिक्विड, एक है एल्काइल क्लोराइड, एक है वाटर, जो आपस में घुल नहीं रहे हैं, तो दो अलग अलग लेयर बन जाएगी कंटेनर में, वो कहलाती है टर्बिडिटी। वो दिखती है बहुत अच्छे से, ल्यूकास टेस्ट कहलाता है। ल्यूकास टेस्ट इज वन ऑफ द बेस्ट, is one of the most common test which is used to differentiate in between the 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol. ये और बात है कि आगे जाकर के आगे की क्लासेस में आप विक्टर मेयर टेस्ट भी पढ़ोगे, लेकिन वो अभी हमारे स्कोप में नहीं है। हमारे स्कोप में केवल ल्यूकास टेस्ट था। और बच्चों, ये बातचीत हो चुकी है हमारी रिएक्शन विद HX, ल्यूकास टेस्ट और CO बॉन्ड क्लीवेज की, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और इसके आगे मैथेनॉल और एथेनॉल के यूजेस में टाइम हो चुका है। मैं आप लोगों को नेक्स्ट कल की क्लास में, आगे की क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है भाई? आदित्य, फिरोज एंड एवरीबॉडी जो रिकॉर्डेड वीडियो भी देख रहा है, हाँ, रेगुलर रिवाइज करते रहो पूरे मैटर को, GOC के वीडियो भी देखो और फिर आगे चैप्टर वाइज चलते चलो। बहुत जल्दी ही ऑर्गेनिक का सिलेबस हम कंप्लीट कर लेंगे। जो 12th की सेकंड केमिस्ट्री है, 7 से 8 चैप्टर हमारे ऑर्गेनिक के, बहुत जल्द हम उनको कंप्लीशन की ओर बढ़ेंगे। आप बस रेगुलर रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी के लिए टेस्ट कब होगा? टेस्ट आपके ऐप पर अवेलेबल है। मैं आज बोल देता हूं पंकज सर से, टेस्ट ऐप पर अवेलेबल है। आप उन टेस्ट पेपर को ओपन करें और यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज आप उन टेस्ट को सॉल्व करें। ठीक है?